सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। ना योगी जी के पास युवाओं के लिए कुछ है, ना मोदी जी के पास युवाओं के लिए। एक नेता था, वो इलेक्शन हार गए। मैंने पूछा कि इलेक्शन क्या रहा तुम्हारा? कहता जीत गया। मैं नहीं यार, इलेक्शन कमीशन के आंकड़े तो कहते हैं हार गए। कहता हमने हार का नाम जीत रख दिया। बदलने वाली सरकार अपने लक्ष्यों को किसी भांति भांति की प्रतिभाओं का गलत इस्तेमाल करके पूरा करने वाली सरकार ना तो युवाओं की है, ना महिलाओं की है, ना मेरे बुजुर्गों। 2 बार जीता कैसे दिए? हमने नहीं जिताया। आप ही लोगों में से किसी ने जीता है ना? बिल्कुल नहीं। फिर 2 बार जीता कैसे दिए? 2 बार जिताया इस तरीके से है कि हेरा फेरी, ईवीएम से हेरा फेरी होती है। कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। और नमस्कार, मैं धीरज झा और मैं अभी हूँ साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र के सर किस गांव में हैं हम? भौवापुर गांव में हैं, जहां हमारे साथ बहुत सारे बुजुर्ग पदाधिकारी हैं। और जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो हर एक दल, हर एक नेता अपने पक्ष में वोटरों को लुभाने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, कन्विंस करने के लिए जागरूक हो जाते हैं। लेकिन क्या एक बात तो सही है कि जब बुजुर्ग हो तो बुजुर्ग में होश रहता है और जवानों में जोश रहता है। लेकिन जिस दल में बुजुर्ग ना हो तो नेतृत्व विहीन होता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि कभी बुजुर्ग अपने होश को किसी भी परिस्थिति में नहीं खोते हैं। और जिसका नेतृत्व कोई बुजुर्ग कर रहा हो तो उसकी जीत संभव है 100%। जी हाँ, हमारे बहुत सारे बुजुर्ग हैं हमारे साथ इस गांव के। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं तो सारे दल चाहते हैं कि जो वोटर्स है हमारे पक्ष में हो, लेकिन आप क्या सोचते हैं? हम तो यही सोचते हैं ये जो हमारे इन पार्टियों को हम देखते आ रहे हैं, बीजेपी को भी देखते आ रहे हैं और तुम्हारे समाजवादी को भी, और जितनी भी पार्टियाँ सारी देख ली। और कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है और अपने शासन में सारे अच्छे ही काम करे हैं और किसी को दिक्कत नहीं हुई है। और समर्थन कांग्रेस को ही करना चाहिए। कांग्रेस बहुत ही पुरानी पार्टी है और खासकर बुजुर्ग में एक पहले जोश हुआ करता था कि कांग्रेस के ही पक्ष में वोट डालना है। जब हम बच्चे थे तो हम अपने बुजुर्गों को देखते थे कि नहीं, किसी पार्टी को वोट नहीं देना है, कांग्रेस के ही वोट देना है, क्योंकि कांग्रेस ने आज़ादी के वक्त अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो मैं बुजुर्गों से जानना चाहूँगा कि इस बात में कितनी सत्यता है और क्या अभी भी कांग्रेस उस नेतृत्व करने में के हकदार हैं, उसमें क्षमता है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप अभी जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो यूपी में किसकी सरकार चाहते हैं चाचा जी आप? अब तो कांग्रेस की आवेगी। कांग्रेस की आवेगी। आपने सपा को भी देखा, बसपा को भी देखा और हाल के सरकार को भी देखा, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस आए या क्या हो? कोई रीजन तो आप दे सकते हैं ना? क्या ये तो कांग्रेस आनी है आपका। हमारे साथ कांग्रेस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और खासकर यूपी चुनाव में बहुत ज़्यादा सक्रिय भूमिका में है। मैं अशोक जी से जानना चाहूँगा कि क्या जिस तरह से यूपी में आपकी विधानसभा में 3 सीट है और लोकसभा में मात्र 1 सीट है, क्या ये जो हाल है इस हाल को आप अच्छे हालात में बदल पाएंगे या जस से तस ही रहेंगे? धीरज जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद कर दूं, क्योंकि आप ही को नहीं सभी को कांग्रेस की परिस्थिति से और वर्तमान स्थिति से परेशानी है। पहले धन्यवाद आपका और एक बार कर दूं क्योंकि आप मेरे भौवापुर गांव में हैं और उस विधानसभा से जो एशिया की सबसे बड़ी विधानसभा कही जाती है और पार्टी ने मुझे भावी प्रत्याशी बनाया है। तो आज मैं अपने परिवार के बीच में हूँ। जनसंपर्क अभियान था। आप निश्चिंत रहें, जैसा मेरे बुजुर्गों ने और जो आज की अध्यक्षता कर रहे धनु सिंह जी, जैसा इनका आशीर्वाद है, वो समय दूर नहीं है जब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रही है। और आप निश्चिंत रहें, वो 1 सीट या 3 सीट या 0, ये 0 तक का काल खत्म हो चुका है।
क्या आपके वनवास जो हैं वो खत्म होंगे या चलते रहेंगे आदि अनादि काल तक? कोई भी हर अंधेरी रात की कहीं ना कहीं सुबह होती है धीरज, क्योंकि समय कभी नहीं रुकता। ये काल चक्र की अपनी विशेषता है, हर काल को आना ही आना है। बस मैं ये कहूँ, वनवास हमारा नहीं था, ये उत्तर प्रदेश के निवासियों का वनवास था, जिन्होंने बहुत सारी प्रताड़ना और बेइज्जती जलालत को सहा है पिछले 30 सालों में कांग्रेस के बिना इस राज्य में। जिस तरह से कल बजट पेश किया गया उसमें युवाओं को लुभाने के लिए बोला गया कि फोन दिया जाएगा, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? योगी सरकार का क्या एक लॉलीपॉप है या वोटरों को लुभाने के लिए एक खास क्या कहते हैं लोभ है? देखिए, आपको नहीं भूलना चाहिए, चाहे वो योगी जी हों या मोदी जी। जब मोदी जी 2014, बार बार मैं इसको रिकॉल कराता हूँ आपके माध्यम से पूरे देश को और अपने निवासियों को, कि मित्रों 15 लाख आएंगे अगर काला धन वापस आ गया तो सबके अकाउंट में। सारे लोग मुझे फ़ोन करके कहते हैं सर मेरे अकाउंट पे आ गया है। अब उससे पूछते हैं सर आपके अकाउंट में आया नहीं आया? मैंने कहा नहीं यार, अभी तक प्रतीक्षारत हूँ, शायद आ जाए। फिर इन्होंने कहा युवाओं के लिए हर साल 2 करोड़ का रोजगार। मेरे 69,000 टीचर्स भर्ती घोटाले में, सारे शिक्षित मेरे बच्चे ग्रेजुएशन कर कर बहुत सारी काम करने के बाद भी आज जो बेरोजगारी की मार सह रहे हैं, आप उनको मोबाइल देकर रोजगार कैसे प्रोवाइड करेंगे? मुझे बता दो। आपका एक अजीब सा प्रयास है कि आप मोबाइल दे दीजिए, और एक इनकी कंपनी है दोस्त की, इनकी दोस्त की कंपनी क्या करती है कि वो उनको अपना नेटवर्क कनेक्शन दे देगी। एक तो बेरोजगार मेरा युवा बेचारा किस प्रकार अपने माँ बाप से अपनी पॉकेट मनी के रूप में 200-400 रुपए लेता है। यानी साफ तौर पे आप कहना चाहते हैं कि एक झुनझुना पकड़ाया जाए। झुनझुने का भी अगर कुछ और अच्छा नाम हो तो बता दीजिए, क्योंकि झुनझुना तो ये समझते नहीं। लेकिन ये सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। ना योगी जी के पास युवाओं के लिए कुछ है, ना मोदी जी के पास युवाओं के लिए कुछ है। एक सवाल और आपसे करना चाहूँगा कि जिस तरह बताया जा रहा है कि इकोनॉमिक पोजीशन दूसरी है पूरे भारत में यूपी का, इस बात में कितनी सच्चाई है? बहुत अच्छी आर्थिक हालात है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कहा जा रहा है वहाँ के मंत्रियों के द्वारा, वहाँ के मुख्यमंत्रियों के द्वारा, वहाँ के प्रतिनिधित्व करने वाले के द्वारा, तो इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, बीजेपी का एक नेता था, वो इलेक्शन हार गए। मैंने पूछा कि इलेक्शन क्या रहा तुम्हारा? कहता जीत गया। मैं नहीं यार, इलेक्शन कमीशन के आंकड़े तो कहते हैं हार गए। कहता हमने हार का नाम जीत रख दिया। या हार का नाम ही जीत रख दिया, तुम जीत गए। तो ये नाम बदलने वाली सरकार, अपने लक्ष्यों को किसी भांति भांति की प्रतिभाओं का गलत इस्तेमाल करके पूरा करने वाली सरकार, ना तो युवाओं की है, ना महिलाओं की है, ना मेरे बुजुर्गों की है। और जिस तरह में और सारे बुजुर्ग हैं हमारे साथ, मैं इनसे भी जानना चाहूंगा कि क्या हालात यूपी के कैसे हैं। जिस तरह कहा जा रहा है कि 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिया गया, महिलाएं सुरक्षित है, लेकिन सबसे ज्यादा बवाल का गलत अर्थ नहीं समझिएगा, जैसे सबसे ज़्यादा महिला के साथ जो गलत काम होते हैं, उस कमेंट्स पास होते हैं और चीर हरण होते हैं, तो जो यूपी में ही देखा जा रहा है। ऐसा क्यों? क्या सरकार फेल्योर है या फिर सरकार के बस की बात नहीं है यूपी की व्यवस्था को सही करने का? यूपी की व्यवस्था लगभग मैं देख रहा हूँ कि 2014 के बाद बिगड़ी हुई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2014 में जब चुनाव हुआ तो योगी जी का कोई चेहरा जो है सीएम बनने के लिए सामने नहीं था। तो आप लोगों ने वोट फिर किसको दिया था? हमने वोट अपनी पार्टी को दिया था। अगर उस समय भी किसी भी व्यक्ति विशेष का सीएम पद के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित नहीं किया था। बिल्कुल नहीं किया। तो फिर उस समय आप नहीं सोच पाए? हमें तो उससे मतलब, हमें तो अपनी पार्टी से मतलब था ना, बीजेपी से थोड़ी मतलब था। हमें तो कांग्रेस से मतलब था। हम कांग्रेस ही हैं। मैं सन 85 से कांग्रेसी हूँ, जन्मजात जैसे कहते हैं कि जो पहली वोट डाला था। एक सवाल है आपसे कि जिस तरह बुजुर्ग अभी भी कांग्रेस के पक्ष में हैं, लेकिन जो नए युवा हैं, जो अभी हाल फिलहाल में वोटर बने हैं,
वो कांग्रेस को नहीं चाहते हैं। आखिर क्यों? क्या कांग्रेस युवाओं को अपने तरफ आकर्षित नहीं कर पा रही है या कुछ और कारण है? थोड़ी सी हमारे कांग्रेस के लोगों में कमियां हैं और कुछ नहीं, क्योंकि कांग्रेस आज भी जिंदा है और जन्म जन्म तक जिंदा रहेगी। कांग्रेस ऐसी पार्टी है एक कि कांग्रेस से बड़ी पार्टी कोई है ही नहीं। नेशनल लेवल पे आप देख लीजिए, जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं कोई कार्य ढंग से नहीं कर पाती। आज बीजेपी जो है, मैं कहता हूं कि आप कह रहे हैं कि 2 लाख लोगों को रोज़गार दिया या 2 लाख इतने लोगों को करोड़ों रुपया दिया, किसी को नहीं मिला। मैं आज यहाँ पे 1997 से रह रहा हूँ इस यूपी में, क्योंकि मैं दिल्ली का रहने वाला था, पहले मैं दिल्ली रहता था। आज मैं 2021 की बात करता हूँ। 2021 में ये कंडीशन बन चुकी है कि 97 में जब यहाँ हम आए थे तो भी सरकार जो है बीजेपी की थी। यहाँ पे सरकार बीजेपी की चलती आ रही है, लेकिन कोई काम ढंग से नहीं होता। नगर निगम इनका है, विधानसभा इनकी है, लोगों की एमपी इनके हैं, सब कुछ इनका है, लेकिन फिर भी ये लोग काम ढंग से नहीं करते। हमारे एमपी साहब जो हैं, सांसद साहब वीके सिंह साहब को मैंने कभी देखा नहीं है, कभी भी नहीं देखा। मैंने तो पीछे अभी फेसबुक पे डाला था। फिर 2 बार जीता कैसे दिए? हमने नहीं जिताया। आप ही लोगों में से किसी ने जीता है ना? बिल्कुल नहीं। फिर 2 बार जीता कैसे दिए? 2 बार जिताया इस तरीके से है कि हेरा फेरी, ईवीएम से हेरा फेरी होती है। ये तो पुरानी परंपरा चलती आ रही है कि अगर कोई जीत जाता है तो फिर उस पर आरोप लगाते हैं। सबसे पहले ईवीएम पर उंगली उठाने वाले हमारे लाल कृष्ण आडवाणी थे, जिन्होंने जब कांग्रेस जीत गई तो कहा था कि ईवीएम में ही खराबी है। लेकिन जब कांग्रेस लगातार हार रही है तो कांग्रेस भी उंगली उठा रही है कि ईवीएम में भी खराबी है। लेकिन जनता परेशान है कि बात किसकी माने, आखिर वोट किससे कराया जाए, कि फिर वही पुराने दौर लाया जाए बैलेट पेपर का, और उसमें भी बैलेट पेपर में बहुत इधर से उधर हुआ करता था। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह यूपी में कांग्रेस की हालात है, चाहे विधानसभा में हो, लोकसभा में हो, पंचायत चुनाव में हो, वो धीरे धीरे पिछड़ गई। जो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी आज वो एकदम जीरो पे हो गई। तो क्या इस चुनाव में 2022 के चुनाव में कांग्रेस दोबारा से मजबूत होकर सत्ता में आ पाएगी या नहीं? 2022 के चुनाव में कांग्रेस वापसी करेगी, दमखम के साथ वापसी करेगी। हमारी प्रभारी बहन प्रियंका जी पूरी तन मन से, हमारे अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी, हमारे विधानसभाओं के जितने भी प्रत्याशी हैं, प्रभारी हैं, हमारे वार्ड में, हमारे ज़िले में, सब जगह पूरे तन मन से, पूरी मजबूती के साथ पूरे कांग्रेसी लगे हुए हैं। और 2022 में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे हम जरूर। 2022 में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम नहीं बताएंगे। चचा ये बताएं, आप तो वरिष्ठ हैं, कांग्रेस को बहुत पुराने समय से जानते हैं। जिस तरह बीजेपी किसी भी मुख्यमंत्री के चेहरे को सामने नहीं करके योगी को अचानक खड़ा कर दिया, अगर बाय द वे कांग्रेस को बहुमत आ जाती है तो फिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा यूपी में? देखो ये ऐसा है जी, मैं 70 में नौकरी लगा था और 70 से पहले जब कांग्रेस सरकार थी, जो कांग्रेस सरकार ने सरकारी मुलाजिम की बात सुनी, मजदूर तत्वों की बात सुनी और लेबर की बात सुनी, वो आज तक नहीं सुनाई जाती। तो फिर लगभग मुझे जहां तक पता है कि 40 वर्षों से कांग्रेस यूपी में नहीं है, तो फिर ऐसा क्या रीजन हो गया 30 साल से? तो 30 साल से इसलिए कुछ कमियां रही हैं कांग्रेस के अंदर, जो कि घर बैठे राजनीति करते चले आ रहे। इसी तरह से कुछ जो है कुछ आपस में फूट पड़ती रही और कांग्रेस के नेता भी कुछ निकले गए, कुछ यानी आप साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि आप आपस में ही दरार थे? जी हाँ। और हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आप लोगों का तो श्रेय, यानी आप लोगों का मत तो सब दिन कांग्रेस में गया है, लेकिन जो युवा पीढ़ी है वो कांग्रेस को क्यों नहीं चाहती? जब तक अभी प्रेजेंट में युवा पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में है, जब तक युवा किसी एक पक्ष में नहीं होगा तो जीत किसी की नहीं होगी। तो फिर युवा को कांग्रेस लुभा क्यों नहीं पा रही है, अपने पक्ष में क्यों नहीं कर पा रही है, बताएंगे आप? इनको जागृत करना पड़ेगा। कैसे? हम सिर्फ कहने से होगा या कोई नियम क्राइटेरिया होगा? हाँ, कोई प्रक्रिया होगा उसके तहत? बिल्कुल, जमीनी स्तर पर हम जितने बुजुर्ग हैं सबको मिलकर उनको समझाना पड़ेगा,
तो वो जागृत होंगे। उनमें वो बताना पड़ेगा कि आगे पिछले दशकों में जो है ये 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है हम लोगों के लिए। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आप युवा हैं, आप युवाओं के बीच में रहते हैं, ये लोग बुजुर्ग के श्रेणी थे, ये पहले से ही कांग्रेसी हैं, ऐसा मैं देखते आ रहा हूँ। जितने भी बुजुर्ग हिंदुस्तान में वो शुरू से ही कांग्रेसी हैं। वो कुछ भी आप उनका बेटा पोता करे लेकिन वो वोट कांग्रेस को ही दे, ये परिपाटी चलती आ रही है। लेकिन आप बुजुर्ग युवा हैं, आप क्या युवाओं को कन्विंस कर पाएंगे कि कांग्रेस को वोट दो? जी, मैं यही कहूँगा अपने साथ के लोगों से, मेरे साथ के जो हैं सब से लोगों से, बस कांग्रेस को ही सपोर्ट करना है आपको। लेकिन एक प्रश्न, अगर आप युवाओं के बीच में जाएंगे वो पूछेंगे क्यों वोट दें, तो उसमें आप क्या कहोगे? क्यों वोट दें? आज तक के किसान बैठे हैं, करीब 9 महीने हो गए हैं। मनमोहन सिंह जी ने एक बार पहले किसान बैठे थे, भूख हड़ताल पे कैसे बैठे थे, सामने बैठ के बात की थी उन्होंने, बराबर में बैठा के, ठीक है। आज तक मोदी जी ने बैठ के उनसे बात नहीं करी है, कॉन्फ्रेंस भी बात नहीं हुई है सही से उनसे, ठीक है। वो बैठे हैं, परेशान हैं आज तक। हमारे साथ एक युवा और है, मैं इनसे भी जानना चाहूंगा कि क्या आप भी कांग्रेस में हैं, और तो क्या ऐसा कुछ लाया जाए कि कुछ ऐसे रूल लाए जाए ताकि युवाओं को कन्विंस कर सके? ऐसी कोई है बात आपके मन में कि युवा इस ओर आकर्षित हो जाए, कांग्रेस को एक मुश्त वोट दे दे और कांग्रेस की जीत हो जाए? पहले तो कांग्रेस को अपने अंदर एकजुटता लानी होगी कि जिस तरह सब अलग अलग रास्ते में भागते हैं ना, तो सब एक तरफ चले और एक फोकस हो कि इस देश का भविष्य युवा है, तो उस पर फोकस हो और कुछ इस तरह की नीतियां लाई जाएं जिससे उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित हो कि वो कांग्रेस को वोट दे। जिस तरह बीजेपी सरकार है, वो भी आपने बताया ना, युवाओं को मोबाइल फ़ोन दे रही है, वो लुभाने का एक वो होगा तरीका। तो ये चीज़ उन्हें सही और गलत में ये फ़र्क समझाया जाए कि फ़ोन देने से या इस तरह से लुभाने से देश नहीं चलता। देश का भविष्य ये नहीं है। देश का भविष्य है कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो, हमारे पास रोज़गार हो, हमारे आने वाला भविष्य, हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य, हमारा भविष्य। तो इस तरह से कुछ नीतियाँ निकालनी होंगी कांग्रेस को कि जिससे युवा उनकी तरफ आकर्षित हो, युवा उनके तरफ आकर्षित। और एक बात इन्होंने साफ किया कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। तो क्या मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह कांग्रेस के अंदर ही भीतर घाट है, जिस तरह एक केकड़ा अगर ऊपर चढ़ता है तो दूसरा केकड़ा उसके पीछे जो रहता है उसका टांग खींच के नीचे गिरा देता है, क्या कांग्रेस में भी ये परिपाटी नहीं चलती आ रही है? मेरी बात सुनिए, ये ऊपर से नीचे खींचना ये हर जगह होता है, कांग्रेस में ही ज्यादा। बात सुनिए, अरे कांग्रेस में ही ज्यादा बात सुनिए। अब जो कांग्रेस के जो है ये पुनः रचना है, 30 साल से बाहर है ना, ये पुनः रचना है। पुनः रचना में ये है कि ये सबके पास जाया जाएगा, जनसंपर्क किया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि हम लोगों से बेहतर कैसे हैं, ठीक है। हम किसी चौक चौगाने वाली चीज़ों में नहीं है, हम भगवा पहन के घूमने वालों में से नहीं है। मगर हाँ, यानी भगवा पर हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं आप? नहीं, हिंदुत्व का बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। भगवा पे आप उंगली उठा रहे हैं। दुरुपयोग कर रहे हैं, वो दुरुपयोग कर पहन के दादागिरी दिखा रहे हैं। हम बताना चाहते हैं कि आदमी को पहचानो, अपना भविष्य को पहचानो, ठीक है, सही चुनो, सही ज्ञान दो। तो ऐसे कांग्रेस की पुनः रचना है ये। 30 साल के बाद तो फेज आता ही है, पॉलिटिक्स में 10 साल में आता है, कांग्रेस का 30 साल में यूपी में आएगा, मगर आएगा जरूर, चाहे 30 साल लग गए, लेकिन अब कांग्रेस के पक्ष में हवा है। जिस तरह पांडव 12 वर्ष वनवास काट कर चाहे लाख परेशानियों का सामना क्यों ना करना पड़े, राज्य को जरूर ले लिए थे, चाहे बलपूर्वक ही क्यों नहीं। क्या कांग्रेस बलपूर्वक ना सही और जनता को अपने पक्ष में कर राज्य में अपनी कामयाबी झंडा गाड़ देंगे, या फिर 30 साल के वनवास के लिए चली जाएगी? बलपूर्वक तो इस देश में कुछ नहीं हो सकता। बलपूर्वक मैंने कहा भी नहीं। मैं बता दूं, क्योंकि बलपूर्वक जो सत्ता में आने का प्रयास करती है वो इस समय वर्तमान सरकार है, जिन्होंने हर तरीके से छल से और लालच दे देकर लूटा, गरीबों को लूटा, दलितों को लूटा, मेरे युवाओं को लूटा। आप विश्वास कीजिए, इस समय जैसे मेरे साथी ने कहा, ये नई कांग्रेस है, ये वो कांग्रेस नहीं है जो पुरानी एक धड़े पे चलती आती थी। ये वो कांग्रेस है जहाँ जो अपने सभी साथियों को, कांग्रेस जनों को, अपने देश प्रेमियों को
अपने गले से लगा कर चलती है। ठीक है, मैं तो अशोक जी मैं ठीक है, मैं आप सबको गले से लगाकर चलती थी, लेकिन जिस तरह राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में थे, यहाँ आपके एक नेता अपने घर में सारे विपक्षी नेता को बिठाकर मीटिंग करते हैं, तो क्या आपस में फूट नहीं है? और उस फूट का फायदा क्या विपक्ष नहीं उठाएगी क्या? फिर आपकी वही हालात हो जाएंगे जस की तस। चलिए, मैंने कहा ना नई कांग्रेस है, तो नई कांग्रेस जब मैं कहता हूं तो नई कांग्रेस का मतलब है अब महलों में बैठकर राजनीति नहीं होती। अब कांग्रेस हर उस कार्यकर्ता का दिल से सम्मान करती है, उसको सम्मानित करती है जो रोड पर है, अपने जनमानस के साथ, अपने वोटर के साथ, अपने नागरिक के साथ है, उनके हितों के लिए लड़ता है। महल में बैठकर मोबाइल फ़ोन से राजनीति के ज़माने चले गए धीरज जी, चाहे वो G23 हो या G25 हो। यानी आप स्वीकार कर रहे हैं कि जिस तरह बीजेपी ने जमीनी हकीकत पर काम किया, घर घर जाकर, चाहे आप जैसे बोलते हैं आरएसएस और जनसंघ के लोगों ने घर घर जाकर काम किया, वैसी भी एक आपकी कोई पार्टी होगी, वैसी भी कोई संस्था होगी जो घर घर जाकर युवाओं को, बुजुर्गों को, महिलाओं को अपने तरफ लुभाने की कोशिश करेंगे। क्या कोई ये रणनीति है या कोई और रणनीति है? चलिए, मैं आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कर दूं अतीत की तरफ। जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सेवा दल की बेंच बनी। जिस समय हमने सेवा दल बनाई तो सेवा दल को देखते हुए इन्होंने आरएसएस की स्थापना की। आपने भी आर्य समाज की स्थापना की थी साहब, लेकिन आपकी आर्य समाज कहां से कहां चली गई वो बताएं आप भी अगर एक ऊपर है तो दूसरा नीचे है, आप भी मत भूलें। चलिए, सेवा दल ने अपनी अहम भूमिका निभाई। सेवा दल से प्रभावित होकर इन्होंने आरएसएस की स्थापना कर दी। आरएसएस को बैन किया गया क्योंकि सांप्रदायिक था और सेवा दल सेवा भावना से काम करती थी। इस समय वर्तमान में मैंने कहा ना कि मेरी नई कांग्रेस है। आज मेरा सेवा दल, आज मेरा NSUI, आज मेरा यूथ कांग्रेस, आज मेरी महिला कांग्रेस, मेरे सारे प्रकोष्ठ, मेरा OBC, SC, दलित और मेरा लीगल डिपार्टमेंट, इवन मेरा आउटरीच डिपार्टमेंट, मेरा RTI डिपार्टमेंट, मेरी सारी युवा शक्ति कांग्रेस के साथ है। और ये बीजेपी से हमें सीखने की जरूरत नहीं है धीरज जी। हमने 200 साल की जो अंग्रेजों की गुलामी थी ना, वो हमने आज़ादी पाई थी, बीजेपी ने नहीं सिखाया। बीजेपी हमसे सीखी। समय अंतराल में थोड़ा गुरु रह गया, चेला चीनी हो गया। गुरु को कभी कोई मात नहीं दे सकता। गुड़ खाने से कभी शुगर नहीं होती, चीनी खाने से आप डायबिटिक होगा। भीष्म को उठा लें, परशुराम भी हार गए थे। शास्त्र कहते हैं कि गुड़ और शक्कर का सेवन करो, आप सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। और चीनी खाओगे तो भैया जल्दी मरोगे। तो कोई बात नहीं, ये सारे के सारे डायबिटिक लोग, मैं इसको अन्यथा ना लें, डायबिटिक से मतलब चीनी के संदर्भ में कह रहा हूँ, क्योंकि कभी मेरे कुछ नेता गण इसको अन्यथा ले लें और ये कहें कि अशोक जी आप सबको डायबिटिक बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अब देखते जाइए, ये हमारी परंपरा थी, हमारी नीतियां थी, हम देश को जोड़ कर चलते थे, सबको अपने गले लगा कर चलते थे। भाजपा ने हमारी नीतियों को अपनाया था, लेकिन हम वापस, मैं फिर कहता हूँ, ये मेरी नई कांग्रेस है। ये वो कांग्रेस है जिसमें प्रेम है, सद्भावना है। सर, वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, लास्ट में एक सवाल जी। जिस तरह आप पर आरोप लगते हैं और लगते आ रहे हैं कि आप लोगों जब वोटर दूसरे पक्ष में चला गया मतदान, तो उसका एक रीजन है कि आपने बहुत सारे आतंकियों को, जो आतंकवादियों का सहयोग किया, रात के 3 बजे, 12 बजे, 1 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा दिया और उसके पक्ष में खड़े हो गए। तो क्या इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या? अच्छा, जनता आपके विपक्ष में नहीं जाएगी क्या? ये विपक्ष कह रही है, मैं ये कभी नहीं कह रहा हूं। चलिए धीरज जी, मुझे एक बात बताइए, आतंकवाद की परिभाषा क्या है? कोई ये बता दे, आतंकवाद की परिभाषा क्या है? टेररिज्म है क्या? मिलिटेंसी है क्या? आप हाथ में, जैसे मेरे दोस्त ने कहा, भगवा पहनकर, त्रिशूल लेकर किसी के सीने पर लगा दो, क्या आतंकवाद नहीं है? आतंकवाद यानी आपने उस मुस्लिम धर्म कहा था तो इसलिए आतंकवादी कह दिया। क्या ये हिंदू में टेररिज्म नहीं है? आप मेरे दलित परिवार का बच्चा मंदिर पे जाता है तो उसको कोड़े मारने लगते हैं, क्या ये आतंकवाद नहीं है? आतंकवाद की परिभाषा क्या है, मुझे दिखा दो। अगर किसी कानून में जब ट्रायल चल रहा है किसी का, हमने रात के 12 बजे 2 बजे अगर आप हमारे किसी सर्वे जो वरिष्ठ अधिवक्ता के बारे में बात करते हैं, तो फिर आपने अब्दुल कसाब का जो ट्रायल किया, इतने साल तक उसको हमारी लीगल असिस्टेंट प्रोवाइड की ना। ये एक परंपरा है और परंपरा का निर्वाह करना कांग्रेस के खून में है।
हम जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते धीरज जी, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो। अगर मामला ट्रायल का है तो ट्रायल में उसके पेश करना, उसके केस को, उसको डिफेंड करना, उसका एक्यूज का भी राइट और मेरा भी राइट है एज ए लॉयर। जी हाँ, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मैं किसी जातिगत मुद्दे, किसी ऐसे विवादित मुद्दे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन जो बात सत्य है, जो बात कपाल के गाल पर अमिट है, उसे सामने लेकर आना चाहता हूं, ताकि जो हमारे युवा वर्ग हैं, बुजुर्ग हैं, वो अच्छी भली तरह से भली भांति समझ सके कि वोट किसको देना है, डंके की चोट पर, ताकि मेरा भविष्य, मेरा कल संवर सके। धन्यवाद।